हेलो गाइस, आप सभी को हमारे वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पे तहे दिल से वेलकम है। तो आज हम मिले हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूं उसके इतिहास के बारे में तो वो पिछले 100 सालों से बिजनेस में, ओ माय गॉड, 100 ईयर्स या मोर देन 100 ईयर्स, 100 सालों से ज़्यादा वो इस अपने बिजनेस में है। और मज़े की बात ये है वो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। अच्छा मौका है अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर वो चाहता है कि अच्छा वो अपना पैसा एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए ये स्टॉक है। तो कौन सा है स्टॉक, किसके बारे में बात करने वाले हैं गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डिस्क्लेमर, जी हाँ, ओके। अब हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टर पर, ओके। अगर आप देखें तो कल ही हमने एस्कॉर्ट का वीडियो अपलोड किया था और इसका टारगेट प्राइस है 1325 का, ओके। और अगर आप देखें, अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं, हम आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाया करते हैं रेगुलर इंटरवल में। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको इसी तरीके का कंटेंट मिले और स्टॉक मार्केट का क्लासेस का भी प्लानिंग चल रहा है जो कि मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बताते आ रहा हूँ और वो चल रहा है, जी हाँ चल रहा है। फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, कौन सा है स्टॉक, किसके बारे में बात करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं, क्या बताऊं, कि देखिए वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है। आप पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में, तो भैया आपको वीडियो पे थोड़ा सा आपको क्या देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि वक्त देने से ही आपको क्या मिलेगा भैया, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ इसके प्राइस चार्ट पर, जी हाँ प्राइस चार्ट पर आ चुका हूँ। कंपनी का नाम आपको दिख रहा है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। क्या नाम है? एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ठीक है। अगर आप देखें, देखो ये कंपनी कब बनी थी, देखो 1907 में। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है ना। ये कब बनी थी कंपनी? 1907 ईस्वी में बनी थी, 1907 में, ओके, में कंपनी बनी थी। और तब से लेके अभी तक ये इस बिजनेस पे है, ठीक है, बिजनेस में है। तो भैया कहना क्या चाहते हो, हम अभी पहले इसके बारे में, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फिनेंशियल्स एंड एवरीथिंग, राइट। अभी अगर देखो आज के दिन 11 अगस्त के दिन इसने एक दिन में रिटर्न दिया है नेगेटिव रिटर्न 0.98% का। 5 डेज़ का बात करूं तो कितना रिटर्न दिया इसने, 2% का नेगेटिव रिटर्न। 1 मंथ का बात करूं तो 21% का नेगेटिव रिटर्न, ओ माय गॉड। 6 मंथ्स का बात करूं तो 21% का नेगेटिव रिटर्न। मतलब समझ रहे हो कि 6 महीना पहले ये, मतलब 6 महीने में पूरा 21% का नेगेटिव रिटर्न इसने दिया है। मतलब क्या सर, मतलब 965 रुपये में ये ट्रेड कर रही थी, ओके, 6 महीना पहले। अभी 761 रुपये में ट्रेड कर रही है, ठीक है। एक साल पहले अगर बात करूं, मतलब एक साल पहले, मतलब इस साल के स्टार्टिंग से लेके अभी तक 26% का नेगेटिव रिटर्न, ओ माय गॉड। लेकिन 1 ईयर का बात करूं तो 29% का। देख रहे हो, पूरे एक साल में इसने 30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब पिछले एक साल में ये पैसे को पूरा नीचे कर दिया है, मतलब 30% डिस्काउंट कर दिया है, ओ माय गॉड। 5 ईयर का बात करूं, सर आप तो बता रहे हो ऐसा रिटर्न, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्ट करने, क्योंकि भैया कंपनी ऐसी है। लेकिन अगर मैं 5 ईयर का देखो, चार्ट देखो, 5 ईयर में इसने कितना रिटर्न दिया है, 17% का। मैक्स टू मैक्स बात करूं तो अभी तक कंपनी कितना परसेंट का रिटर्न दे चुकी है, देखो 1537% का रिटर्न, मैक्स टू मैक्स, मतलब ऑल टाइम। स्टार्टिंग से लेके अब तक, कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से लेके आज तक कंपनी ने 1500% का रिटर्न दे दिया है कंपनी ने, ठीक है। लेकिन पिछले एक साल में कंपनी का नेगेटिव रिटर्न अगर आप देखोगे तो, दिखाइए सर, ठीक है दिखाते हैं, देखो
नेगेटिव रिटर्न है कितना, 30% का मैं कह सकता हूँ, मान लो 30%। मतलब एक साल पहले इसका मतलब ये प्राइस इसका कितना था, देखो यहाँ पर 1074 रुपया, 1074। ठीक है, ठीक एक साल पहले ये 1074 पे ट्रेड कर रही थी और आज ये ट्रेड कर रही है 761 पे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि ये बहुत अपने कम रेट पर, कम मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रही है, समझ में आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब इसका रिजल्ट उतना आया नहीं है अच्छा, जिसकी वजह से मार्केट का एक नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिला है। बट कोई बात नहीं, एक अच्छा स्टॉक को खरीदने का मौका तभी मिलता है जब वो लोअर प्राइस पे अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये सारा था एलेम्बिक फार्मा के बारे में, इसका प्राइस चार्ट। अब हम इसके कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल का ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, इंस्पायरिंग चेंज लिखा है। इसके अलावा ये है एलेम्बिक एट अ ग्लैंस। क्या भैया, एलेम्बिक एट अ ग्लैंस। ठीक है सर, बताइए। देखिए क्या है, बात ये है कि अगर मैं बात करूं तो देखो क्या लिखा है, 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, 3 API एंड 6 फॉर्मुलेशन प्लांट्स। ठीक है, इनका एक ग्लिम्स, मतलब अगर मैं स्क्रिप्ट्स में अगर मैं एक बात करूं, क्या ब्रीफली बात करूं तो 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इसका। ठीक है, 191 ANDAs फाइलिंग्स, मतलब ये क्या कर चुके हैं, 191 फाइलिंग्स इनका है। मतलब क्या सर, ANDA फाइलिंग्स मतलब क्या, मतलब एक US का एक डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो वहाँ पर इनका अगर मैं बोलूँ तो कितना तो फाइलिंग्स है, 191 का फाइलिंग्स है। मतलब इन्होंने 191 तरीके का कुछ मेडिसिन बनाया है, आप ये कह सकते हो, जिसका ये अप्रूवल के लिए अभी फाइल किए हैं और अप्रूवल मिलना बाकी है। समझ में आ रहा है? ओके सर, ठीक है, तो 191। ओके, इसके अलावा 109 DMF फाइलिंग्स है इनका। ठीक है, और 14 सब्सिडरीज एंड JVs अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे दुनिया भर में इनका जॉइंट वेंचर भी है, इनका सब्सिडरीज भी है, मतलब ये और भी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, मतलब कंट्रोलिंग है, इनका कंट्रोल है दूसरे कंपनीज़ में भी, मतलब इनका सब्सिडरीज कंपनीज़ भी है पूरे दुनिया भर में, कहने का ये मतलब है। इसके अलावा क्या सर, इसके अलावा देखो क्या लिखा है, 17 मार्केटिंग डिविजन्स। क्या है भाई, 17 मार्केटिंग डिवीज़न है इनका, 11,500 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट एंड एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स फ्रॉम द मल्टीपल फील्ड्स गिव्स एलेम्बिक इट्स ट्रू स्ट्रेंथ। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि इनका देखो 11,500 से भी ज़्यादा इनके साइंटिस्ट लोगों का टीम है, फार्मासिस्ट लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट लोग हैं, जो कि अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं और वो एलेम्बिक को एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, कह सकते हो। 5,000 से ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ एंगेजिंग विद द डॉक्टर्स, पेशेंट्स एंड द केयर गिवर्स। ठीक है, तो ये है एक ब्रीफली एलेम्बिक के बारे में, वैसे हम पढ़ेंगे, ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जी हाँ, दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एलेम्बिक। ठीक है, अब और मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ जी। तो अभी हम कंपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं कंपनी प्रोफाइल का बात करूँ गाइस, तो यू हैव टू डू द रीडिंग हैबिट एज वेल। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ते हैं ताकि आपको भी कुछ पता चले, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, The legacy of Alembic Pharmaceutical Limited dates back to over 100 years, established in 1907 with an objective to develop and revolutionize the pharmaceutical and the drug industry in the Indian subcontinent. Alembic Pharmaceutical Limited today is one of the leading फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया। मतलब भाई बोलने का ये मतलब है कि कंपनी 100 साल से ज़्यादा कंपनी अपना दबदबा बना के रख चुकी है, अपने बिजनेस में है, 100 साल से ज़्यादा हो चुका है कंपनी को। और ये क्या कर रही है, ये एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में ये आती है, इंडिया की टॉप लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में ये अपना नाम
दाखिल कर चुकी है, ठीक है। इसके अलावा गाइस, पब्लिकली लिस्टेड एंटिटी दैट मैन्युफैक्चर्स एंड द मार्केट्स जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये क्या करती है भैया, मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को क्या करती है, मार्केट करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। अक्रॉस द ग्लोब हैज़ ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स ओवर द लास्ट सेंचुरी। तो भैया ये क्या करती है, पूरे दुनिया भर में ये अपने क्या करती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, जो जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उसको क्या करती है, बनाती भी है और ये मार्केट भी करती है। ओके, विद एन एम्फासिस ऑन द इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजी, द कंपनी हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च फैसिलिटी, एलेम्बिक रिसर्च सेंटर ARC, इंक्लूडिंग फॉर्मुलेशन रिसर्च एंड 150 बेड बायो इक्विवेलेंस फैसिलिटी एट वडोदरा, गुजरात। एडिशनली APL हैज़ रिसेंटली इन्वेस्टेड इन अल्ट्रा मॉडर्न R&D सेंटर एट हैदराबाद। देखो, कहने का ये मतलब है कि कंपनी का ना ये स्टॉक का एक अपना रिसर्च सेंटर भी है, एलेम्बिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। और यहाँ तक कि इसने ये क्या करती है ना, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च करती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, समझ में आ रहा है। APL इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री टू हैव इन्वेस्टेड अबाउट 11% ऑफ इट्स टर्नओवर इन R&D। देखो, कोई भी कंपनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च करती है, क्योंकि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में अगर खर्च नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। ओके, क्योंकि आने वाला टाइम में आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, आपको हमेशा रिसर्च करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट पे। ओके, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए और खासकर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं, उनके लिए R&D तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पता है आपको आने वाले टाइम में मतलब अजीब अजीब प्रकार के बीमारी निकलता है, अजीब अजीब प्रकार के वायरस आते हैं, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए तो हमेशा आपको R&D का टीम तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, कंपनी हैज़ एग्रेसिवली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल जेनरिक मार्केट विद द सक्सेसफुल ANDA एंड DMF फाइलिंग्स। मतलब क्या, इसके अलावा कंपनी क्या करती है ना, इंटरनेशनल जेनरिक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। और ये बाहर एक FDA बोल के है, याद है, एजेंसी, जिससे ये क्या करती है भैया, इनका अप्रूवल के लिए ये फाइल करते हैं। देखो, सक्सेसफुल ANDA एंड DMF फाइलिंग्स, ठीक है। तो ANDA और DMF फाइलिंग्स के लिए ये क्या कर रहे हैं ना, बाहर के जो US के बाहर का यानी US का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है US का, उनके पास ये क्या करते हैं, जो भी ये मतलब मेडिसिन वगैरह का जो भी फार्मूला बनाते हैं उनको देते हैं उनको, ताकि इनके मेडिसिन को वो अप्रूव कर सकें। तो ये एक चीज़ है जिसके लिए आगे बढ़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा APL हैज़ ऑल्सो फाइलिंग अक्रॉस कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। तो भैया कहाँ कहाँ तक फैला है, देखो कनाडा में भी ये फाइल कर चुके हैं, मतलब कनाडा का जो फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है कह सकते हैं, वहाँ भी इनका फाइलिंग है, यूरोप का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील का भी है। मतलब अलग अलग कंट्री के जो एजेंसी हैं, जो फूड एंड ड्रग एजेंसी हैं, उनके पास इनका फाइलिंग रहता है। मतलब ये जो भी दवाई बनाते हैं, दवाई को फाइल करते हैं, दवाई का जो डेटा है उनको भेजते हैं ताकि वो उनके डेटा को अप्रूव कर सकें, ठीक है। समझ में आ रहा है। ओके, द कंपनी कैटर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स टू द ब्रांडेड फॉर्मुलेशन सेल्स। तो इनका सेल्स भी अच्छा है। ओके, इसके अलावा द कंपनी एम्स टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ इन द थेराप्यूटिक एरिया सच एस डर्मेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड, अच्छा ये सब आपको बताना था, ठीक है। इसके अलावा और मैं कुछ और बताता हूँ, ये तो हो गया जो इम्पोर्टेंट बात था मैंने बता दिया आपको। और इसके अलावा चलते हैं स्क्रीनर के वेबसाइट पर। बट आगे का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में रूबरू कराना चाहता हूँ। जी हाँ, ताकि मैं जब इसके बारे में आपको बताऊँ आगे के वीडियोज़ में, आगे का जो वीडियो में, तो आपको कुछ डाउट ना रहे, ठीक है। तो आगे में कुछ आपको ये जानने को मिलेगा कि भैया API के बारे में, किसके बारे में, API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। अगर मैं आम भाषा में बात करूं, मतलब लेमन लैंग्वेज में, हर एक दवाई में API होता है, ठीक है। हर एक दवाई जो बनती है, दवाई में क्या होता है, एक इंग्रेडिएंट होता है, एक मटेरियल होता है, आप कह सकते हो। क्या होता है, एक मटेरियल होता है। क्या रहता है भैया, मटेरियल होता है, ठीक है।
हर एक दवाई में एक मटेरियल होता है और वही मटेरियल को, रॉ मटेरियल को आप कह सकते हो, रॉ मटेरियल कह सकते हो, है ना। तो हर एक दवाई का जो रॉ मटेरियल होता है उसमें उसको क्या बोला जाता है, एपीआई बोला जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। समझ में आ रहा है। हम दवाई जो भी लेते हैं उसमें क्या पाया जाता है, एक एपीआई पाया जाता है। और एपीआई को ही कौन बनाती है, ये एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, वही रॉ मटेरियल को। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ एग्जांपल, जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ो। एक्टिव इंग्रेडिएंट इन फार्मास्यूटिकल ड्रग इज कॉल्ड एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई। एन एग्जांपल ऑफ एन एपीआई इज द एस्टामिनोफेन कंटेन्ड इन अ पेन रिलीफ टैबलेट। जो साइंस वाले बंदे हैं उनको समझ में आता होगा। ये बोल रहा है कि भैया कोई एक जितने भी पेन रिलीफ टैबलेट आते हैं, जितने भी टैबलेट आते हैं जो आप खाते हो इसीलिए कंज्यूम करते हो ताकि आपका पेन रिलीफ हो, उसमें एक एपीआई पाया जाता है जिसका नाम है एस्टामिनोफेन। क्या नाम है, एस्टामिनोफेन। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप उसको माइंड नहीं कीजिएगा, बस मैं आपको ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि क्या हर एक मेडिसिन में एक एपीआई मिलता है, एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। जैसे जितने भी पेन रिलीफ टेबलेट हैं उसमें जो एपीआई यूज़ होता है उसका नाम है एस्टामिनोफेन, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर देखो, आपने पैरासीटामोल का नाम सुना है, जी हाँ। तो पैरासीटामोल क्या होता है, एक एपीआई है फॉर द क्रोसिन। क्रोसिन टैबलेट आपने नाम सुना है, क्रोसिन। तो क्रोसिन टैबलेट जो हम यूज़ करते हैं उसमें एक एपीआई यूज़ होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और वही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का नाम है भैया पैरासीटामोल। समझ में आ रहा है, क्या नाम है, पैरासीटामोल। समझ में आ रहा है, जी हाँ। कहाँ गया, अच्छा हाँ, समझ में आ रहा है। तो जो फीवर आता है, बॉडी एक होता है, ठीक है, जिसके लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं क्रोसिन में एक एपीआई पाया जाता है और एपीआई का नाम क्या है, पैरासीटामोल। समझ में आ गया, ओके ठीक है सर, समझ में आ गया। मतलब एपीआई का मतलब होता है एक बेसिक इंग्रेडिएंट जो कि मेडिसिन में पाया जाता है, और वही इंग्रेडिएंट को कौन बनाती है, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल बनाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो मेरे को इसके बारे में आपको बताना था कि एपीआई क्या होता है, ठीक है सर, ओके समझ में आ गया। इसके अलावा और मैं क्या बताना चाहता था, जी हाँ, ये बताना चाहता था ANDA। क्या ANDA आपको देखिए, मैं आपको पढ़ाते वक्त, अभी बताते वक्त भी आपको पता चला था ANDA क्या होता है। ANDA का मतलब होता है एब्रीविएटेड एंड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। क्या, एब्रीविएटेड एंड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ANDA उसको बोला जाता है, ठीक है। ANDA का मतलब सिंपल क्या है, डेटा विच इज सबमिटेड टू FDA। जो डेटा आपने FDA को सबमिट किया है फॉर द रिव्यू एंड द पोटेंशियल अप्रूवल ऑफ जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट। मतलब आपने कोई दवाई बनाया, दवाई का डेटा आपने किसको दिया, FDA को दिया। किसको दिया, FDA को। अब FDA क्या करेगी, आपके डेटा को वो क्या करेगी, रिव्यू करेगी और उसको अप्रूव करेगी अगर उसको सही लगा तो वही डेटा को हम बोलते हैं ANDA। क्या बोलते हैं, ANDA मतलब एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है, ड्रग का एप्लीकेशन है कह सकते हो। समझ में आ गया। अब हम किसको देते हैं, ये वाला एप्लीकेशन देते हैं FDA को, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये US बेस्ड होता है, ठीक है। तो US की एक एजेंसी है, देखो US की एक एजेंसी है जिसका नाम है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये क्या करती है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ बाय इंश्योरिंग सेफ्टी, एफिकेसी एंड द सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन veterinary drugs, biological products and medical device, and by ensuring the safety of our nation's food supply, cosmetics and the products that emit radiation। ठीक है, समझो। तो FDA क्या करती है, आपका एक ऐसी एजेंसी है जो ये सारा चीज़ क्या करती है, इंश्योर करती है, सेफ्टी, एफिकेसी, सिक्योरिटी वगैरह। समझ में आ गया। ये US बेस्ड है, ओके सर, ठीक है। इसके अलावा FDA का ही मैं बात यहाँ पर बता रहा हूँ कि FDA क्या होती है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है विद इन द US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस। तो US का एक एजेंसी है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो मेरे को आपको ये सारी बातें बतानी थी, ठीक है। तो ये सारा चीज़, अब हम चलते हैं हम अपने। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया जो मेरे डिस्कशन में यूज़ होगा। मैंने आपको बताया कि API क्या होता है, क्या बताया, API क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया API के बाद क्या बताया भैया,
NDA क्या होता है, FDA क्या होता है, FDA के बाद मैंने आपको बताया है ANDA का क्या मतलब है, क्या ANDA का मतलब क्या है, ये सारा चीज़ आपको मैं बता दिया, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन अपने फिनेंशियल्स को चेक करेंगे और इसके कंपनी के बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, हो सकता है वीडियो लंबा हो तो आप इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर के वेबसाइट पर। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, इट इज़ द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड द मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्मुलेशन एंड द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो कंपनी क्या बनाती है, API बनाती है। API का मतलब क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूँ, क्या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो पाया जाता है हर एक मेडिसिन में, जो कि एक मेन इंग्रेडिएंट है, एक मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल है आप कह सकते हो। ठीक है, कंपनी हैज़ 3 R&D एंड 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। कंपनी का 3 R&D फैसिलिटीज़ है और 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। R&D का टीम कितना है, 3 है भैया, और 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो हमको पता होने चाहिए, देखो। ठीक है सर, बताइए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि 52% टर्नओवर फ्रॉम इंटरनेशनल जेनरिक्स। देखो कंपनी का क्या है ना, जो हाथ जो है कंपनी का बिजनेस जो है वो बाहर तक फैला हुआ है, यानी अमेरिका तक फैला हुआ है, US तक फैला हुआ है। ठीक है, बाहर देशों में इसका बिजनेस फैला हुआ है। तो बाहर देशों में इसका जो सेल्स का 52% आता है कहाँ से, बाहर का कंट्री से इनका आता है। मतलब अगर मान लो कंपनी 1000 रुपये कमाती है, 1000 में से ये 520 रुपये कहाँ से कमाती है, बाहर से कमाती है, मतलब आउट ऑफ इंडिया कमाती है, फॉरेन से कमाती है। ठीक है, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी, देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। एलेम्बिक फार्मा ऑपरेट्स थ्रू 3 प्राइमरी बिजनेस सेगमेंट्स, इंटरनेशनल जेनरिक्स 52% ऑफ द सेल्स with 75% being from the US, domestic branded business 32% of the sales and API business 16% of the sales। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल जेनरिक से 52% सेल्स आता है इनका, और डोमेस्टिक ब्रांडेड से 32% का इनका सेल्स आता है, और API का बिजनेस से इनका 16% का आता है सेल्स। ठीक है, इसके अलावा देखो किसी भी कंपनी के लिए मैंने जैसे आपको बताया था, अगर कंपनी अपने R&D पे खर्च कर रही है तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। क्योंकि अगर मैं एक बात बताऊं आपको अगर पता नहीं होगा, ये आउट ऑफ ट्रैक बात कर रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने माइक्रोमैक्स का नाम सुना था, माइक्रोमैक्स का नाम तो सुना ही होगा। एक टाइम पे वो नंबर 1 कंपनी बन गई थी। ठीक है, बट क्यों वो पीछे रह गई, क्यों आज वो डूब गई, क्यों डूब गई, क्योंकि वो कभी भी अपने R&D पर खर्च नहीं की, कभी भी वो अपने R&D पर खर्च नहीं की, जिसके वजह से वो क्या कर रह गई, पीछे रह गई। वो प्राइस में तो टक्कर दे दी बट R&D के मामले में पीछे रह गई, जिसके वजह से कंपनी डूब गई। आज कोई भी नहीं जानता माइक्रोमैक्स को, समझ में आ रहा है। तो कहने का बात यह है कि कंपनी, जो भी कंपनी भैया, कंपनी को क्या करना चाहिए, हर एक कंपनी को R&D का एक टीम जरूर बनाना चाहिए जो उसके प्रोडक्ट पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। समझ में आ रहा है जी सर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो कहने का ये मतलब है कि एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है, अपने सेल्स का 14% खर्च करती है R&D पर। ओ माय गॉड, हाँ देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, कंपनी हैज़ हाई R&D एलोकेशन विद द न्यू कैपेबिलिटीज बीइंग डेवलप्ड अक्रॉस इंजेक्टेबल, ऑनकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑप्थल्मोलॉजी इन द लास्ट 5 ईयर्स। मतलब बोलने का ये मतलब है भैया कि कंपनी अपने सेल्स का 14% खर्च करती है R&D पर। ओके ठीक है सर, समझ में आ गया। लार्ज प्रोडक्ट बास्केट इन US में भी इनका अच्छा खासा इनका प्रोडक्ट का एक बास्केट है। देखो लार्ज प्रोडक्ट बास्केट इन US मतलब इनका बहुत अच्छा खासा प्रोडक्ट का यू कैन से द पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। देखो क्या बोल रहा है, एलेम्बिक हैज़ वेल एस्टैब्लिश्ड US फ्रंट एंड। US में इनका अच्छा खासा बनाया मार्केट है। 199 से ज़्यादा इनका ANDA फाइलिंग से 199। ANDA का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, एब्रीवेटेड, बोलो एब्रीविएटेड ड्रग, न्यू ड्रग क्या था, याद करो,
मैं भी भूल गया, एप्लीकेशन आई थिंक, ठीक है। तो जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है, ये न्यू ड्रग एप्लीकेशन उसका 199 फाइलिंग्स है अभी भी, मतलब इन्होंने 199 मेडिसिन्स के लिए, नए प्रकार के मेडिसिन के लिए फाइलिंग किया है। और उनको अभी कितना मिला है अप्रूवल, देखो 137 अप्रूवल मिला है, 89 प्रोडक्ट लॉन्च इन्होंने कर दिया है और $250 मिलियन से ज़्यादा इनका सेल्स हुआ था फाइनेंशियल ईयर 20 में। समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डोमेस्टिक ब्रांड की अगर बात करें, कंपनी हैज़ 1.5% मार्केट शेयर इन द इंडियन फार्मा मार्केट। कंपनी का सिर्फ 1.5% मार्केट शेयर है भैया, लेकिन उसमें भी कंपनी का 185 ठो ब्रांड है। ओ माय गॉड, 3 ब्रांड अमंग द टॉप 300। टॉप 300 ब्रांड में से इनका 3 ब्रांड उसमें शामिल है। मतलब टॉप 300 ब्रांड का अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 ब्रांड इस कंपनी से बिलोंग करते हैं। समझ में आ रहा है? और कंपनी का टोटल ब्रांड कितना है? 185 ब्रांड। मतलब क्या सर, कंपनी का मतलब जो भी फेमस प्रोडक्ट है वो 85 फेमस प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है कह सकते हो। और जो टोटल टॉप 300 ब्रांड हैं इंडिया में, उसमें से 3 ब्रांड तो इस कंपनी के हैं। इट हैज़ लेड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द क्रॉनिक सेगमेंट। और इनका ज़्यादा फोकस कहाँ होता है? क्रॉनिक सेगमेंट में होता है, जहाँ पर इनका सेल्स का 54% आता है, ठीक है। और 93% ऑफ न्यू लॉन्चेस। द कंपनी हैज़ 5000 प्लस मार्केटिंग फील्ड फोर्स कैटरिंग टू 1.75 डॉक्टर्स अक्रॉस द इंडिया। तो भैया डोमेस्टिक ब्रांड बिजनेस का अगर बात करें तो 1.5% मार्केट शेयर है इनका, बस इतना जानो। 1.5% मार्केट शेयर है, 185 टू ब्रांड है इनका, और टॉप 300 ब्रांड में से 3 ब्रांड इनका आता है। ओके, अब हम चलते हैं इसके फिनेंशियल्स को चेक करते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने और आपको भी अच्छा समझ में आए, ठीक है। बट वेट गाइस, तो ब्रांड का बात कर रहे थे एलेम्बिक फार्मा का, तो मैं उसका ब्रांड का एक आर्टिकल लेके आया हूँ। देखिए, ये एलेम्बिक फार्मा का जो इम्पोर्टेंट ब्रांड है ये है जो आपके सामने दिख रहा है। जी हाँ, दीज आर द फेमस ब्रांड ऑफ एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। टेटन, रॉक्सीड, विटारेस्प, FX 180, विटारेस्प, FX। तो ये सारा ब्रांड किसका है? एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल का है, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम भी लिखा हुआ है, देखो ये है रॉक्सीड, क्लॉफ, विटारेस्प, FX, टेटन, जो भी है। तो ये इनका ब्रांड है, ये इनका क्या है भैया? ब्रांड है, ब्रांड, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। जो जो मेडिसिन फील्ड से होंगे उनको पता होगा। ओके, अब हम चलते इसके फिनेंशियल्स को चेक करेंगे जल्दी से जल्दी। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ इसके फिनेंशियल्स को चेक करने के लिए। अगर मैं फिनेंशियल्स की बात करूँ गाइज़, कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 14,972 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब कंपनी का आज का दिन का वैल्यू है 14,972 करोड़। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 762 रुपया, ठीक है। और कितना कम चल रहा है, कितना डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है आपको पता मैं दिला चुका हूँ, ठीक है। हाई इसका था 1150 और अभी लो है इसका 744, ठीक है। स्टॉक का पीई कितना है? 14.4। सर 14.4 मतलब सर, अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट का 1 रुपया कमाने के लिए, अगर ये कंपनी का आप चाहते हैं 1 रुपया प्रॉफिट आपको मिले, तो बदले में आप इसको 14 रुपया 40 पैसा देने के लिए तैयार हैं। इसको बोला जाता है स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। बुक वैल्यू कितना है सर? बुक वैल्यू है 261 रुपया। मतलब अगर मैं कंपनी को झूठ मूठ में बंद कर दूं तो आज के दिन इस कंपनी का वैल्यू निकल के आएगा एक शेयर का 261 रुपया। डिविडेंड यील्ड है 1.84%। मतलब कंपनी जो डिविडेंड देती है, अगर मैं उसके डिविडेंड को उसके करंट मार्केट प्राइस यानी 762 से डिवाइड कर दूं तो आज के दिन इसका डिविडेंड यील्ड आएगा 1.4%, ठीक है सर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी कितना अपने बिजनेस से रिटर्न कमाती है, 26%। और रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब वो भी है रिटर्न है, ये भी एक टाइप का, ये 28% है। दोनों में अंतर ये है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कंपनी जो बिजनेस में पैसा लगाई है, खुद का पैसा प्लस बाहर वालों का पैसा मिला के कंपनी कितना कमाती है? 26%। और कंपनी अपने पैसे, खुद के पैसे से कितना कमाती है? 28%, ठीक है। फेस वैल्यू है 2 रुपया, ठीक है सर। अगर मैं 1 साल का बात करूं तो अभी कंपनी 1 साल में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी है, 30% डाउन चल रही है। कितना भैया? 30% इट्स गोइंग डाउन, इट्स, ठीक है। तो 30% डाउन चल रही है, समझ में आ रहा है? ओके, मैक्स टू मैक्स देखो
तो अगर मैक्स टू मैक्स चार्ट देखोगे तो आपको अच्छा चार्ट दिख सकता है उस केस में, लेकिन बट ये काम नहीं कर रहा अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं आपको और क्या बताने वाला था, ये काम तो करे पहले, एक सेकेंड गाइस। वैसे मैं यहाँ पर ये थोड़ा भी नेट का दिक्कत है, मैं आपको ये बता दूँ, ये बहुत ही अभी सस्ते में अवेलेबल है। कितना सस्ते में अवेलेबल है, क्योंकि अगर मैं वेट करूँ गाइस, तो गाइस एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो स्क्रीनर का वेबसाइट है वो अचानक कुछ टेक्निकल एरर उसमें दिखा रहा है, जिसके वजह से मैं उसमें और आपको बता नहीं सकता। तो मैं इन्वेस्टिंग का वेबसाइट पे आया हूँ, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ investing.com पर, ताकि आपको उसके एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का मैं आपको फिनेंशियल्स बता सकूँ। जी हाँ, तो अगर आप देखेंगे तो मैं एनुअली यहाँ पर एनुअल सिलेक्ट किया हूँ डेटा, ठीक है, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको एनुअल मिलेगा। अगर ग्राफ के हिसाब से देखोगे गाइस, ये है ग्राफ, देखो ये पिछले 3 साल का ही डेटा बताता है, 3 से 4 साल का। देखो यहाँ पर देखो, ब्लू कलर का जो है वो है आपका रेवेन्यू। क्या है भैया, ब्लू कलर में जो है वो है रेवेन्यू, और जो आपका ग्रे कलर का दिख रहा है वो है इनकम। क्या है, इनकम, नेट इनकम। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो आपका मार्च 18 में आपका ये था, ठीक है, रेवेन्यू और आपका रेवेन्यू इनकम और आपका व्हाट रेवेन्यू, ठीक है। ये ग्राफ आपको दिख रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। ग्राफ देखो, ग्राफ में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं फिगर के हिसाब से देखूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मार्च 2018 में टोटल रेवेन्यू था 31,000 करोड़, फिर मार्च 19 में हुआ 39,000 करोड़, और मार्च 20 में हुआ 46,000 करोड़, और मार्च 21 में हुआ 53,000 करोड़। तो अगर देखोगे तो अच्छा खासा इसमें आपको ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। 18 से 19, 20 और 20 से 21, ठीक है। वहीं पर ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखोगे तो 19,000 करोड़ का आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, फिर ग्रॉस प्रॉफिट 26,000 करोड़ हुआ, फिर 20 में 31,000 करोड़ हुआ, और 21 में ये बढ़ के 37,000 करोड़ हुआ। तो ग्रॉस प्रॉफिट में भी अच्छा खासा क्या दिख रहा है, चेंजेस आपको दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। वहीं पर ऑपरेटिंग इनकम देखो 5,000 करोड़ था पहले, कितना था, 5,000 करोड़, फिर 7,000 करोड़ हुआ, फिर 10,000 करोड़ हुआ, फिर 12,000 करोड़ हुआ। तो अच्छा खासा इसमें ऑपरेटिंग इनकम में भी आपको दिख रहा है जंप, ठीक है। नेट इनकम देखोगे तो 4,000 करोड़ था 2018 में नेट इनकम, फिर 5,843 करोड़ हुआ, फिर 8,288 करोड़ हुआ 20 में, और 21 में ये बढ़ के 11,781 करोड़ हो गया। तो अच्छा खासा इसमें भी नेट इनकम भी आपको दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। तो सर इसमें कुछ तो प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, नेट इनकम भी अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट भी ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम भी ठीक है, तो शेयर का प्राइस क्यों गिर रहा है। प्रॉब्लम ये होता है ना गाइस कि लोगों का एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर्स लोग का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब कंपनी परफॉर्म नहीं करती है तब उसका असर उसके प्राइस पे देखने को मिलता है। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करूँ तो कंपनी का बैलेंस शीट अगर देखोगे तो एसेट्स देखो 18 में 39,000 करोड़ का था, फिर 47 हो गया, फिर 59 हुआ, फिर 67 हुआ। तो एसेट्स तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पर देखो इसका लायबिलिटीज़ 17,000 करोड़ का था, फिर 20,000 करोड़ हुआ, फिर 27,000 करोड़ हुआ, फिर 15,000 करोड़ हुआ। तो यहाँ तक तो बढ़ा कंपनी का लायबिलिटी, यहाँ तक बढ़ा, यहाँ तक रुको, कहाँ तक कंपनी का जो लायबिलिटी था यहाँ तक तो आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, 17 से 27 तक बढ़ते हुए दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको कम दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। इक्विटी देखो, टोटल इक्विटी कंपनी का 22,000 करोड़ था, फिर 27 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर 51 हुआ, ठीक है। ये हुआ इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी के पास जो टोटल कैपिटल है और रिजर्व्स है, ठीक है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ठीक है, वो टोटल मिला के, मतलब कंपनी देखो इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी के पास जो कैपिटल है
आपको बताऊं, कंपनी के पास जो कैपिटल होता है ना, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होता है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, और माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सारे को सॉल्व करने के बाद जो आता है उसको इक्विटी बोला जाता है, ठीक है। इक्विटी का मतलब ठीक है, इसको इक्विटी कहा जाता है, बस आप इतना समझें। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर देखोगे तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट 18 में 693 करोड़ का नेगेटिव था, फिर 1100 करोड़ का पॉजिटिव हुआ, फिर 1200 करोड़ का नेगेटिव हुआ, और अभी 262 करोड़ का है। तो कंपनी के पास अभी कैश फ्लो थोड़ा कम है, 262 करोड़ का है। तो यानी क्या करना चाहिए, कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पर, और भी कंपनी अच्छा कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अच्छा है, बैलेंस शीट भी ठीक है, ओके, और क्या, कैश फ्लो भी ठीक है कंपनी का 262, और थोड़ा सा इसको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 2019 में इसको 1153 करोड़ का कैश था इसके पास, ठीक है। तो कंपनी को इसमें थोड़ा और इसके कैश फ्लो को मेंटेन करने में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सब होगा कैसे, जब कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा। कंपनी का बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स लोग के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बट क्या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हाल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी भी पिछले 6-7 साल में एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके फंसी हुई है। तो होता क्या है, आपको अच्छे कंपनी में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, तो ये भी वही कैटेगरी में आती है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे रेट में अवेलेबल है, और आने वाले टाइम में ये अच्छा रिटर्न दे सकती है कंपनी। अगर आप चाहो तो इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। बाकी आप अपने ज़रूर जो फिनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे आप ज़रूर राय मशवरा ले सकते हैं। ये जस्ट स्टॉक एनालिसिस का वीडियो था। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, और आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप इसी तरह से प्यार हमको मिलता रहे जिस तरह से आप दे रहे हैं, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, दिस इज़ सैम साइनिंग ऑफ।